गुड आफ्टरनून बच्चों। आज नया चैप्टर शुभारंभ करेंगे, प्रोबेबिलिटी। जिस इस चैप्टर से तुम पहले भी अवगत हो चुके होगे 9th-10th में, है कि नहीं? ठीक है, अंतर तो कुछ होगा ही। 9th-10th में जो प्रोबेबिलिटी पढ़े थे उस हिसाब से क्या जानते हो प्रोबेबिलिटी के बारे में? बताओ, कुछ भी याद हो, एनीथिंग यू रिमेम्बर। अनमोल बताएगा। प्रोबेबिलिटी वर्ड सुने हो पहले? ठीक है, इसमें कुछ इसका कुछ मीनिंग होता है, बता सकते हो? हाँ, हिंदी में बताओ। इस वर्ड का हिंदी नहीं, इसका मतलब क्या होता है, क्या समझते हो? मैथ में से क्या समझते हो? क्वेश्चन बनता है। अंकित, संभावना। अच्छा, संभावना को दर्शाता है। ठीक है, तो संभावना में क्या पता चलता है? मतलब कोई भी चीज, जैसे ये शुरुआत कैसे, वहां से तुम बताओ। जैसे तुम तो ये पढ़े होगे ना, ये आखिर हम लोग क्यों देखते हैं इसको, कहाँ पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं, आखिर हमें क्या जानने की जरूरत क्या है इसके बारे में? क्यों, आखिर क्यों, मतलब ये आया क्यों मैथमेटिक्स में, ये क्यों आया और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? खास तौर से कब पड़ता है? देखो, तुम्हारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए रियल लाइफ से जुड़ा हुआ। कब कब तुमको प्रोबेबिलिटी का बहुत ज्यादा मतलब ऐसे लगता है, इफेक्ट पड़ता है तुम्हारी इमोशंस पे? टॉस में, वेरी गुड। उसके बाद कार्ड खेलते समय, वेरी गुड। और जब गेम चल रहा होता है मैच का, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लूडो खेलते हो। तो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ना गेम से ही स्टार्ट हुआ। मैथमेटिक्स में भी जो प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते हैं ना, अक्सर ये इसका जो जेनेसिस है, शुरुआत है, प्रोबेबिलिटी आया एग्जिस्टेंस में, ये गेम से हुआ है ना? कोई गेम चल रहा है, उसमें कौन कितना जीतेगा, किसके जीतने के चांस ज्यादा है। ठीक है, तो ये सब चीज को लेके प्रोबेबिलिटी जेनेसिस में आया। ठीक है, अब देखो, तुम लोग जो प्रोबेबिलिटी पढ़े हो उसमें क्या है कि तुमको जो भी इवेंट होता है, जो कुछ भी होता है, तो उसके चांसेस कैसे रहते हैं कि कुछ भी होने के इक्वल चांसेस होते हैं, है ना? तुम मान के ये चलते हो कि तुमने जो, जैसे कि लूडो खेलते हो, ठीक है, अब लूडो में क्या है कि तुमको पासा फेंके और पासा में 1 से 6 तक, है ना, आने के जो चांसेस, तुम 1 से 6 तक कुछ भी ले सकते हो बराबर हिस्से में। ठीक है, पर क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? क्या हम जो अपना गेम खेलते हैं या कुछ भी होता है, क्या वो टोटली अनबायस्ड होता है? मतलब टोटली इस प्रकार से होता है कि हर इवेंट के होने के इक्वल चांसेस हो? ऐसा नहीं होता ना। क्यों, ऐसा क्या होता है फिर? अच्छा ठीक है, एक मिनट, मैं एग्जांपल लेता हूं तब समझ में आएगा। जैसे तुम जो है सो लूडो खेल रहे हो, ठीक है, उसमें तुमको 1 आने के चांसेस है, तुमको 1 आएगा तो तुम जीत जाओगे। तो वो 1 जो है तुम्हारे कितने चांस में आएगा, क्या तुमको कुछ पता रहता है? नहीं पता रहता है ना। हो सकता है 1 राउंड चला गया, 2 राउंड चला गया, 3 राउंड चला गया, तुम्हारा आ ही नहीं रहा है। अब कोई है सो तुम 1 पे रुके हुए होम पे, तुम्हारे 1 आने का चांस खत्म हो रहा है, तुम 1 ला ही नहीं पा रहे हो। अब बगल वाला है ना, सो घर से चला और जीत गया। ऐसा होता है ना, घर से चला, पूरा रास्ता तय किया और जीत गया, और तुम्हारा 1 वो नहीं आया। तो रियल लाइफ में क्या होता है, जो दुखदाई है, रियल लाइफ दुखदाई है, क्योंकि तुम जो सोचते हो कि तुम्हारे जीतने के चांसेस 1/6 हैं, वो कभी कभी 1/6 नहीं होता है। वो कभी कभी बहुत रेयर चला जाता है, इतना रेयर चला जाता है, इतना ज्यादा रेयर हो जाता है कि तुम जीत ही नहीं पाते हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि नेक्स्ट चांस में तुमको 1 आ गया, तुम जीत गए, और वो घर में ही बैठा है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत तरह के मोमेंट्स आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमम कहां देखते हैं? गेम्स में। ठीक है, उसके अलावा और कहां यूज होता है? कॉइन टॉस, वो भी गेम का हिस्सा है। स्टॉक मार्केट,
स्टॉक मार्केट में, है कि नहीं, बिजनेस में प्रिडिक्शन में किसी भी चीज का प्राइस हाइक होगा कितना होगा। तो इस हिसाब से बहुत सारा हमारा जो बिजनेस एनालिसिस है, मार्केट एनालिसिस है, और बहुत तरह का जो मनी रिलेटेड चीज रहता है, उन एंडेवर्स में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी को हम लोग बहुत अच्छे से डील करते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो होता है ना, वो रियल लाइफ से बहुत ज्यादा अच्छे से कनेक्टेड है, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है, इसमें थियोरी जो होती है उसको अच्छे से समझना मतलब जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन को लैंग्वेज के हिसाब से बहुत ट्विस्ट किया जा सकता है। जो रियल लाइफ में जो होने के चांसेस रहते हैं उसको यहाँ पे बता के, या बहुत प्रकार से। तो ये एक तरह से एक ऐसा चैप्टर है जो मैथमेटिक्स और रियल लाइफ से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। तो क्या करेंगे ना, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम इसके जो टर्मिनोलॉजीज हैं, है ना, कुछ 10-11 टर्मिनोलॉजी हैं और कुछ डेफिनेशंस हैं, उसको समझेंगे। क्योंकि क्या होगा कि जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में उस वर्ड को डायरेक्टली यूज कर दिया जाता है। अब जब तक उसके हम डेफिनेशन को नहीं जाने होंगे, अच्छे से समझे नहीं होंगे, उसके एग्जांपल्स को नहीं समझे होंगे कि आखिर उस वर्ड का रियल मीनिंग क्या है और उसको कैसे इंप्लीमेंट करें, और उस वर्ड से हम लोग किस तरह का मैथमेटिकल मॉडल बनाएं, और उस मैथमेटिकल मॉडल से किस प्रकार से प्रोसीड करें प्रोबेबिलिटी निकालने तक, ये सारा प्रोसीजर अगर हमें पता नहीं होगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो टर्मिनोलॉजी, उस टर्म को, उस वर्ड से रिलेटेड कंसेप्ट को अच्छे से जानने और समझने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद हम इस चैप्टर में जो भी सकल नुआंसेज हैं उसको हम अच्छे से डील कर पाएंगे। क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से। पहला, इसमें जो हेडिंग के बाद पहला इसमें हेडिंग लिखो, सब हेडिंग रैंडम एक्सपेरिमेंट। What is random experiment? मैं इसे लिखाऊं कि बोर्ड पे लिख दूं? लिखाऊं, डिक्टेट करूं? ठीक है ना, लिखो। प्रोबेबिलिटी हेडिंग लिखो, उसके नीचे सब हेडिंग रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन, ठीक है। इफ इन ईच ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, if in each trial of an experiment ब्रैकेट में operations which produces well defined outcomes, bracket close, well defined outcomes, bracket close, comma, conducted under identical conditions, comma, the outcome is not unique, comma, but may be any of the several possible outcomes, comma, then such an experiment is known as random experiment, random experiment। नीचे इस तरह से एक एरो डाल दो, उसमें लिखो इन शॉर्ट a random experiment, in short a random experiment produces
अनप्रिडिक्टेबल आउटकम्स, एस को ब्रैकेट में दे देना, आउटकम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहला, throwing an unbiased die, दूसरा tossing a fair coin, तीसरा drawing a card from a pack of well shuffled cards। रैंडम एक्सपेरिमेंट समझे? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब हुआ हम आइडेंटिकल कंडीशन में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब हुआ कि हम ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं जिसका जो आउटकम होगा वेल डिफाइंड होगा, है ना। हम आउटकम को, जैसे कि डाई को फेंक दें, डाई का फुल फॉर्म, प्लुरल फॉर्म क्या होता है? डाइस। वन डाई, टू डाइस, ध्यान देना इसका, ठीक है। तो हम जैसे कि कोई डाई फेंक रहे हैं, तो डाई में हमारा जो आउटकम होगा वो क्या हो सकता है? 1 to 6। 1 to 6 क्या है? वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो इसको हम एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। तो अब एक्सपेरिमेंट में भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब हुआ? ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हम आइडेंटिकल कंडीशन में परफॉर्म करें, और हमारा जो आइडेंटिकल कंडीशन में परफॉर्म किया हुआ एक्सपेरिमेंट भी है वो अनप्रिडिक्टेबल आउटकम देता है, ठीक है। हम उसमें यह नहीं बता सकते हैं कि पार्टिकुलर आउटकम ही पार्टिकुलर टाइम पे आएगा, उसमें से कुछ भी आ सकता है। इसको हम पहले तुम लोग को समझा चुके हैं, जैसे कि हम लोग, है ना, पासा जो खेलते हैं तो उसमें इस चीज को देखते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। एक अनबायस्ड वर्ड का क्या मतलब हुआ? अनबायस्ड का मतलब अनबायस्ड का उल्टा क्या होता है? बायस्ड का मतलब क्या हुआ? बायस्ड का एक दूसरा वर्ड कभी कभी यूज देखोगे तुम लोग, है ना, आगे चल के, वेटेड। देखो होता क्या ना, तुम लोग कभी किसी ऐसे पासा से मुलाकात किए हो जिस पासा को तुम फेंको उसमें 6 बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है। नहीं, मैं ऐसा पासा है सो यूज किया हूं, ठीक है। उसमें पता उसका मैन्युफैक्चरिंग एरर था, कुछ ऐसा कर दिया था उसको बनाने में कि उस पे जो खेलते थे ना, अब जैसे कि 6 आने पे क्या होता है, लोग बार बार उसको खेलते हैं, है ना, खेल रहा है, कभी कभी ऐसा हालत हो जाता था 10-10 बार 6 आ रहे हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, परेशान हो गया, गेम छोड़ देता था, इरिटेट होकर पूरा फेंको, फाड़ो, चलो हटाओ, नहीं खेलेंगे। ना वेटेड था। वेटेड का क्या मतलब? 6 ऊपर में था ना, उसका नीचे जस्ट 1 था, और ऐसा फील होता था जैसे, बाद में उसको मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया तो क्या हुआ ना, 6 के ऊपर थोड़ा सा होल सा बना हुआ था, ठीक है। उस वजह से क्या हुआ, जो ऊपर वाला जो हिस्सा था उसमें वेट कम हो गया, और नीचे वाला जो हिस्सा था जो 1 था उसमें वेट ज्यादा हो गया। इस वजह से क्या हो रहा था ना, जो, और जब भी उसको रोटेट करेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ वो आएगा ना, तुम लोग फिजिक्स में इस चीज को समझते होगे, तो जो जहां पे वेट सबसे ज्यादा होगा उस पर आके वो स्टेबल होना चाहेगा। तो नीचे 1 था तो हमेशा वो बेस पकड़ लेता था, बेस 1 पकड़ ले, ऊपर में 6 आए, वो परेशान हो गया था, हम लोग भी परेशान हो गए, चलो नहीं खेलेंगे इससे। फिर क्या हुआ, जब बहुत परेशान हो गए तब जाके फिर क्या हुआ ना, लूडो चेंज किए, पासा चेंज किए, तब से फिर उसको कंटिन्यू किए, इतना परेशान हुए। तो इसका मतलब बायस का मतलब क्या हुआ, जो किसी एक पार्टिकुलर चीज को लेके वह कंसर्न है, उसको वो ज्यादा फेवर दे रहा है। बायसनेस का मतलब होता है किसी एक पार्टिकुलर आउटकम को फेवर देना,
अनबायस्ड का मतलब सबको बराबर ट्रीट करना। जैसे पाजा फेंके 1 से 6 तक कोई भी चीज आ सकता है, कहीं भी वेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मतलब 1 भी आएगा बराबर तरीके से, 2 भी आएगा बराबर तरीके से, कुछ भी आ सकता है, एकदम अच्छे से उसको डिजाइन किया, अच्छे से उसको बनाया हुआ, किसी भी प्रकार में वेट को नहीं इंक्रीज किया गया है, उसको उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर तरीके से, ताकि वेट कहीं भी इंक्रीज ना हो, और इस कारण से कोई भी हमारा आउटकम जो हो उसके फेयर चांसेज हो आने के, तब उसको अनबायस्ड कहते हैं। एक दूसरा वर्ड है फेयर कॉइन। फेयर कॉइन में भी अनफेयर कॉइन क्या कैसा होगा? हाँ, जिसमें सिर्फ हेड या टेल आए, वो भी ऐसा बनाया जा सकता है, ठीक है, वो भी इस तरह से किया जा सकता है। एक तरफ वेट को इंक्रीज कर दिया जाए, टॉस करेंगे तो मतलब जब हेड आने का चांस रहेगा तो वो स्लो रोटेट करेगा, और जब टेल आएगा तो तेजी से घूम जाएगा। फिर हेड आना होगा हेड आना होगा तो धीरे से घूमेगा, फिर टेल आना होगा तेजी से रोटेट कर जाएगा। इस प्रकार से इसको कहते हैं चीट करना, ठीक है, ऐसा बनाया जा सकता है जिसमें इस सबको चीट किया जा सकता है। चीट इस प्रकार से होते हैं, और खास तौर से जो कैसीनो होते हैं उसमें ये सब चीज भरपूर होता है। तो रियल लाइफ में जो हम लोग अनफेयर मींस जिसका कहते हैं यूज ना करना, ये सब चीज बहुत ज्यादा भर भर के है, लेकिन फिर भी हम लोग मैथमेटिक्स में अभी शुरुआती दौर है, तो यह समझेंगे कि ये जितनी भी चीज है ना वो अनबायस्ड हैं, फेयर हैं, ठीक है, वेल सफल्ड हैं, कोई भी चीज है सो गलत तरीके से अनफेयर मींस के जरिए नहीं किया जा रहा है, ये सब चीज हम मान के चलते हैं। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट होगा वो कैसा होगा? रैंडम एंड प्योर, ठीक है, नॉट इम्प्योर। तो इस प्रकार से पहला डेफिनेशन का यह मतलब हुआ कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्या है, सेवरल पॉसिबल आउटकम होगा, और कोई भी ऐसा यूनिक नहीं होगा, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल आउटकम्स दे सकता है, हम कुछ ऐसा नहीं बता सकते, ठीक है। महाभारत का तो स्टोरी पता ही होगा, मामा शकुनी का कहानी तो पता ही होगा। उनका पासा कैसा था, बायस या अनबायस? बायस था, उनको पूरा रिजल्ट मालूम था पहले से, लेकिन जाल में ऐसा खेले थे कि पांडव बेचारे फंसते चले गए, इतना ज्यादा फंसते चले गए कि उनको अपनी पत्नी भी खोना पड़ गया। समझते हो ना? रियल लाइफ इज नॉट अनबायस्ड एंड नॉट फेयर, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट डेफिनेशन, सैंपल स्पेस। इसमें लिखो the set of all possible outcomes, the set of all possible outcomes in a random experiment is called a sample space. Exempli gracia, sample space। इजी का मतलब तुम लोग जानते थे? लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। सैंपल स्पेस एस इन throwing an unbiased die s equal to क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट इज सैंपल पॉइंट। आई ई का मतलब क्या होता है? एडिस्ट, ठीक है, दैट इज।
VIZ, नहीं रहने दो, VIZ डॉट, देखो इसमें सैंपल पॉइंट, ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस is known as sample point. Each element of a sample space is known as sample point. यहाँ कितने सैंपल पॉइंट हैं, कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। इसमें हर एक जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को सैंपल पॉइंट कहेंगे। उसके बाद लिखो एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट, एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट। If a random experiment is defined by, if a random experiment is defined by an event of one and only one outcome, if a random experiment is defined by an event of one and only one outcome, and so it is the set of only one sample point, it is the set of only one sample point comma, then it is called an elementary or simple event, or simple event। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, occurrence of getting two head, occurrence of getting two heads when a pair of fair coins are tossed, जब एक जोड़े सच्चे सिक्के उछाले जाएं, सच्चे सिक्के मतलब फेयर कॉइन, जिनमें कोई बेईमानी ना हो, बेईमानी से मुक्त हो, ऐसे एक जोड़े सिक्कों को उछाला जाए बारी बारी से करके या एक साथ करके, तो उसके सैंपल स्पेस कुछ इस प्रकार से होंगे। दोनों में हेड आएगा, एक में हेड एक में टेल आएगा, एक में टेल एक में हेड आएगा, या फिर दोनों में टेल आएगा। अब ये सैंपल स्पेस में से एक इवेंट, जिसको एलिमेंट्री या सिंपल इवेंट हम क्या कहेंगे, कि दोनों में हेड आए, दोनों में हेड आए। अब दोनों में हेड आने का वन एंड ओनली वन आउटकम है, ठीक है। ये रैंडम होगा और दोनों में हेड आएगा, वो एक ही बार आ सकता है। तो जो एक आउटकम को हम फिक्स करते हैं जब, तो ऐसे इवेंट को सिंपल इवेंट कहते हैं, जो सिर्फ एक सैंपल
पॉइंट से बना हो, एक सेट हो जो सेट सिर्फ एक सैंपल पॉइंट से मिलकर बना हो। इसका उल्टा क्या होता है? कंपाउंड, मिक्स्ड और कंपोजिट। लिखो अगला, मिक्स्ड, कंपाउंड, कंपोजिट इवेंट। जो सिंपल नहीं हो, यही बोल रहे थे ना? क्या बोले अभी तुम? उसके बारे में बोल रहे थे? किस चीज के बारे में? कहाँ ध्यान है? मिक्स्ड, कंपाउंड या कंपोजिट इवेंट क्या होगा? कोई बताओ जो इसका उल्टा हो, जो सिंपल ना हो। यही है, जो सिंपल ना हो। लिखो, an event which is not elementary or simple event, an event which is not elementary or simple is called mixed event. इसका एग्जांपल, occurrence of getting at least one head, occurrence of getting at least one head when a pair of fair coins are tossed. बताओ इसका इवेंट क्या होगा? एटलीस्ट वन हेड, क्या होगा? एच टी टी एच एच एच, और भी होगा एटलीस्ट, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, मोर देन वन भी होगा और वन तो होगा ही। एच टी टी एच और एच एच, ये हमारा मिक्स्ड इवेंट हुआ। जिसके इसमें कितने सैंपल पॉइंट हैं? 3। तो 2 और मोर जिसमें सैंपल पॉइंट हो उसको क्या कहेंगे? मिक्स्ड और कंपाउंड और कंपोजिट इवेंट। ठीक है? Equally likely events, equally likely events। लिखो, equally likely events in a random experiment, in a random experiment, comma, if none of the events, if none of the events is expected to occur, is expected to occur in preference to the other, in preference to the other, comma, then those events are said to be
are said to be equally likely. Equally likely. For example, when a pair of fair coins are tossed, then occurrence of a head or a tail, ठीक है, is equally likely. अब पेयर हटाओ, पेयर दो दो क्यों फेंकना, एक ही फेंकना. When a fair, एक ही फेंकेंगे. When a fair coin is tossed, when a fair coin is tossed, then occurrence of a head or a tail is equally likely. Equally likely मतलब हम जिसको अनफेयर कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम हर अकरेंस को एक समान दर्जा दे रहे हैं, किसी एक को दूसरे से प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं. हर इवेंट हमारा अनबायस्ड है, कुछ भी होगा उसको बराबर का दर्जा मिलेगा. तो ऐसा इवेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली. अब पासा के केस में क्या होगा कि जिसमें 1 से लेके 6 तक अगर हम एक डाई फेंकते हैं, एक डाई को टॉस करते हैं, मतलब थ्रो करते हैं, तो उसमें 1 से 6 तक आने का जो अगर एक बराबर चांसेज हो, ठीक है, और सबको समान मतलब प्रेफरेंस मिले, किसी को एक को ज्यादा नहीं मिले, तब हम उसको क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली. अगला है इंडिपेंडेंट इवेंट्स. Independent events. Independent events. Independent events. Two events are said to be independent to each other. Two events are said to be independent to each other independent to each other if occurrence of any one of them if occurrence of any one of them does not influence the other. तो इसका मतलब क्या हुआ, एक होगा तो वो दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा, या दूसरा होगा तो वो पहले को प्रभावित नहीं करेगा. दोनों हो रहा है अपने तरीके से, ठीक है. ऐसा जब इवेंट होगा जब दोनों के जो भी हमारे आउटकम्स हैं वो आउटकम्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे. मतलब क्या, दोनों में कोई भी कॉमन सैंपल पॉइंट ना हो. सिंपल टर्म में समझो कि कोई भी सैंपल पॉइंट दोनों में कॉमन ना हो. लिखने का क्या तरीका है कि दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस ना करें. तो क्या होगा, हाँ वो भी लिख ही लो, लिखो. इन अदर वर्ड्स independent events do not contain any common sample point in their sets, in their respective sets. ठीक है.
For example, when a pair of fair coins are tossed, then the occurrence of a head. चलो ठीक, देखो इसमें when a pair of fair coins are tossed, then the occurrence of a head on any of the coin are independent event. देखो अब एक जोड़े फेयर कॉइन्स को जब हम टॉस करते हैं तो एक पर हेड आए, ठीक है, या दूसरे पर हेड आए, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगा क्या? नहीं करेगा ना। हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, दूसरा कॉइन टॉस कर रहे हैं, इस पर हेड आएगा कि इस पर हेड आएगा, तो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, है ना, दोनों में हेड आने की इक्वल चांसेज है। तो ऐसे में जो हमारा वो इवेंट जो है वो क्या कहा जाएगा? इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट का एक डाई की से हम एग्जांपल लें, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि हमारा व्हेन, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, when an unbiased die is thrown, ठीक है, और इवन जो है इवन मान लो गेटिंग अकरेंस ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, एक मिनट रुक जाओ, अकरेंस ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, रुक जाओ, लिखना नहीं, occurrence of getting number less than 3, occurrence of getting number less than 3। हाँ अब देखो ये हुआ डाई के केस में, मान लो इवन क्या होगा यहां पे 3,6 और गेटिंग लेस देन 3 का 1 और 2। अब बताओ इसके होने और इसके होने में क्या एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे? नहीं करेंगे ना, ये इंडिपेंडेंट अकर होंगे। हम डाई फेंक रहे हैं, ठीक है, डाई फेंकने के बाद हम एक इवेंट कह रहे हैं कि 3 के मल्टीपल आ जाए, तो इसके मतलब इसमें जो है सो इस इवेंट में 2 सैंपल पॉइंट 3 और 6, हम कहें कि हमको 3 से कम मिले, 1 या 2 मिले, ठीक है, तो इसके सैंपल पॉइंट 2 हैं, इनमें कोई भी कॉमन है। तो ऐसे जब इवेंट होते हैं जिसमें एक दूसरे को इन्फ्लुएंस ना करें तो इसको क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलो, कंप्लीमेंट्री इवेंट। इसको नोट कर लो। यहां पर लिख लेना, here E1 and E2 are independent events। here E1 and E2 are independent events। ओके
कंप्लीमेंट्री इवेंट। नेक्स्ट है कंप्लीमेंट्री इवेंट्स, इवेंट, कंप्लीमेंट्री इवेंट। तुम लोग सेट से बता सकते हो कंप्लीमेंट्री सेट का क्या मतलब होता है? याद करो कंप्लीमेंट्री सेट। ए नॉट, ए नॉट, ए डैश, ए डैश क्या होता है? यूनियन, यूनियन कहां से आएगा इसमें? यू, यू का मतलब, यू का मतलब क्या? यू सही कह रहे हो, पर यू का मतलब क्या? ये भगवान, ए डैश का मतलब यू माइनस ए होता है ना, यूनिवर्सल सेट हुआ ना इसका मतलब। जो ए नहीं है वही कंप्लीमेंट्री है। कंप्लीमेंट्री का मतलब जो ए नहीं है। अब यहां पे भी जो हमारा सैंपल स्पेस में से जो वो सब होगा जो उस इवेंट का हिस्सा ना हो। इसका डेफिनेशन में क्या हो सकता है? जो सैंपल स्पेस का हिस्सा नहीं है। लिखो, मैं लिखाता हूं। ए कंप्लीमेंट्री इवेंट, ए कंप्लीमेंट्री इवेंट a complementary event is a set of all those sample points, is a set of all those sample points which is oblique r। पॉइंट्स में s को ब्रैकेट में डाल देना। पॉइंट्स लिखा है ना, पॉइंट्स, उसमें s को ब्रैकेट में डाल देना। कभी कभी एक पॉइंट हो सकता है, कभी कभी मल्टीपल हो सकते हैं। इज ऑब्लिक r लिखना, क्योंकि ये इज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। नॉट इज ऑब्लिक आर, नॉट द पार्ट ऑफ द नॉन इवेंट, नॉट द पार्ट ऑफ द नॉन इवेंट। बताओ क्या होगा? 2,3,5। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ। कंप्लीमेंट्री का मतलब जो सैंपल स्पेस का हिस्सा नहीं है, वो सब सैंपल पॉइंट का सेट जो कि सैंपल स्पेस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट्री ऑफ ई। इसको ई डैश या ई सी से डिनोट करते हैं। ये थोड़ा सा सेट थ्योरी भी तुम्हारा आएगा प्रोबेबिलिटी में। सेट थ्योरी में वेन डायग्राम याद करो, कुछ कुछ आएगा उस सब का चीज। ठीक है, तो थोड़ा रिकॉल कर लेना, सबको घर जाके देख लेना।
not in this class, maybe next or next to next class. Complementary event हो गया. नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है. अभी लगभग 3-4 पॉइंट और है. थियरी है. अभी आज के क्लास में ज्यादा समय थियरी ही लेगा. ये थियरी है, सो मे बी नेक्स्ट या नेक्स्ट नेक्स्ट. क्योंकि बात पता है क्या, अगर तुमको क्वेश्चन में ये टर्म दे दिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उसका मतलब नहीं जानेंगे तो कैसे इसको डिफाइन कर पाएंगे. इसीलिए एक एक चीज का डेफिनेशन लिखना जरूरी है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसमें लिखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. A set of events, a set of events a set of events is said to be mutually exclusive to each other. A set of events is said to be mutually exclusive to each other, comma, if occurrence of one of them precludes precludes का मतलब precludes the occurrence of the remaining events, precludes the occurrence of remaining events. ठीक है, इसको समझते हैं. इसमें लिखो सो इफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन En equal to null set, then E1 E2 E3 En are said to be mutually exclusive. For example, on throwing die, E1 equal to occurrence of number less than 3, occurrence of number more than 4. Here
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा। हम एक बार मौका दे रहे हैं, कोई उनमें से एक ही हो सकता है। दोनों के बीच में जो सैंपल पॉइंट्स होंगे वो कॉमन नहीं हो सकते हैं, इसलिए कभी भी हम उसका जो है सो इंटरसेक्शन लेंगे तो वह नल सेट होगा। ठीक है, इसलिए मैं लिखा हूं प्रिक्लूड्स, एक होगा तो दूसरा नहीं, दूसरा होगा तो पहला नहीं, उनमें से कोई एक। हम एक बार मौका दे रहे हैं, हम एक बार एक डाई फेंक रहे हैं और डाई में मान लो कि हम जैसे एक बार या दो बार कितने बार हम इवेंट का मौका दे रहे हैं और हम उनमें से एक को पिक कर रहे हैं कि कौन सा इवेंट होना है, हमारे फेवर का है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में एक होगा और दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा और पहला नहीं होगा। ऐसा क्या बात है सनी? इज माई मैटर नॉट इंपॉर्टेंट टू यू? तो अगर एक होगा और दूसरा नहीं, और दूसरा होगा तो पहला नहीं, एक का अकरेंस दूसरे के अकरेंस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, और दूसरे का अकरेंस पहले के अकरेंस को प्रिवेंट करता है, रोकता है, नहीं होने देता है। तो ऐसे में इसको क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दोनों, हाँ दोनों नहीं हो सकता, दोनों में एक, और सैंपल पॉइंट इनमें से कोई कॉमन नहीं होगा। ठीक है, मतलब सिंपल टर्म ये समझो ना, इंडिपेंडेंट हुआ ना, उसी का दूसरे टर्म में कहते हैं। पर क्या होता है ना कि इसको अलग से इसलिए देखते हैं क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी यह डिफाइन करता है खास तौर से कि हम दोनों इवेंट को किसी भी प्रकार से रिलेट नहीं कर सकते हैं और दोनों एक ही सैंपल का हिस्सा हो सकता है। उसके सैंपल पॉइंट एक ही सैंपल का हिस्सा हो सकता है, पर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा क्योंकि दोनों को हम एक दूसरे के अपोजिट तरीका से डिफाइन कर रहे हैं। ध्यान देना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कंप्लीमेंट्री, और थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा लेकिन मैं समझाता हूं। ये कंफ्यूजन कब दूर होगा? जब तुमको हर टर्मिनोलॉजी के बीच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस, जैसे कि इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसमें डिफरेंस किस चीज का है? तो हम जब एक इंडिपेंडेंट को देखते हैं तो एक हो रहा है और दूसरा हो रहा है, दोनों अपने तरीके से हो रहा है, दोनों इवेंट एक दूसरे से मतलब नहीं रख रहा है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों इवेंट को हम साथ में स्टडी कर रहे हैं, पर एक होगा तो दूसरा नहीं, क्योंकि हम दोनों को डिफाइन अलग तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में खास तौर से वो एक सैंपल स्पेस का हिस्सा होना चाहिए। जैसे कि हम दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? एक अपना बना सकता है हेड और टेल आने का, एक अपना बना सकता है हेड और टेल आने का। दोनों का सैंपल स्पेस भी एच टी, इसका भी एच टी होगा। दोनों का सैंपल स्पेस भी हम इंडिपेंडेंट तरीके से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव करेंगे तो दोनों एक ही सैंपल स्पेस का हिस्सा होना चाहिए, है ना। इंडिपेंडेंट में दोनों अलग अलग सैंपल स्पेस बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है, ये हम सर्टेन नहीं हो सकते हैं। पर जब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ेंगे तो खास तौर से यह ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों इवेंट, तीनों इवेंट, चारों इवेंट, पांचों इवेंट, जितने नंबर ऑफ इवेंट होंगे वे सब के सब एक सैंपल स्पेस का हिस्सा होंगे। इंडिपेंडेंट में पेयर लेते हैं जनरली, इंडिपेंडेंट में जनरली पेयर लेते हैं, इसमें मल्टीपल्स लेते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 सब के सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब एक और डिफाइन करते हैं इसमें, मान लो हम यहाँ पे 1 2 और 5 6 लिए, है ना, और एक ऐसा इवेंट भी लेते E3 ले लेते जिसमें हम 3 और 4 को कहते हैं नंबर क्या मोर देन 2 लेस देन 5, मोर देन 2 लेस देन 5 में क्या होगा? 3 और 4 होगा। तब E1 E2 और E3 ये तीनों क्या हो जाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट कहेंगे तो हमेशा जोड़े में डिफाइन करेंगे, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे तो 2 या 3 या 4 या 5 हम कितना भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट डिफाइन कर सकते हैं। अब ये डिफरेंस क्लियर हुआ? समझ गया ना? तो इस प्रकार समझना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये हुआ कि उनमें जो कोई भी सेट होगा कॉमन नहीं होगा, कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं होगा। निश्चित रूप से हर सैंपल पॉइंट यूनिकली डिफरेंट होगा एक दूसरे से। क्लियर? ओके, इसको नोट करो। अब जो है सो लिखो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, नहीं सॉरी एग्जॉस्टिव, ओनली एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली नहीं होगा, एग्जॉस्टिव इवेंट।
इसमें लिखो ए सेट ऑफ इवेंट्स। अच्छा ये लिखे रहे, अच्छा ये लिखो। हो सके ना तो इसमें एक पॉइंट और जोड़ लेना, E3 वाला, अकरेंस ऑफ नंबर मोर देन 2 एंड लेस देन 5। E3 इक्वल टू अकरेंस ऑफ नंबर more than 2 and less than 5। हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स उसको ही बना सकते हैं, जैसे हम एक जो है सो सिक्का फेंक रहे हैं, एक पासा फेंक रहे हैं। अब दोनों का सैंपल स्पेस भी अलग हो सकता है। किसी भी प्रकार से दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, तो आप उसको इंडिपेंडेंट कहेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होगा, खास तौर से एक सैंपल स्पेस का हिस्सा होना चाहिए, और इवेंट इस प्रकार से होने चाहिए कि जिसमें सैंपल पॉइंट बिल्कुल मैच ना हो, बिल्कुल डिफरेंट हो। लिख लिए, यहां पे E3 करके लिख लो ना, एक अकरेंस ऑफ नंबर मोर देन 2 एंड लेस देन 5, मोर देन 2 एंड लेस देन 5, occurrence of numbers more than 2 and less than 5। क्या होगा उसमें, हाँ 3 and 4, तो उसमें होगा E1 E2 and E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। occurrence of numbers more than 2 and less than 5। ध्यान देना पीएनसी का भी कंसेप्ट यूज होगा इसमें, एंड और सेट थियरी का भी कंसेप्ट यूज होगा, वेन डायग्राम। तो सेट थियरी भी आएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आएगा, वे ऑफ सिलेक्शन सब याद है ना, प्रोबेबिलिटी इज एग्लोमरेशन कर सकते हैं इसको, मिलावट है बहुत सारी चीजों का। ये नोट हो गया, E3 लिख लिए। देखो नेक्स्ट, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव, व्हाट आर एग्जॉस्टिव? जनरल लैंग्वेज में एक्सक्लूसिव वर्ड यूज होता है ना, एक्सक्लूसिव टू दैट कंट्री, एक्सक्लूसिव टू दैट पार्ट, एक्सक्लूसिव टू दैट ग्रुप, है ना, खास तौर से उससे यह जुड़ा हुआ है। एक्सक्लूसिव वर्ड का मतलब जनरल लैंग्वेज में तुम यूज करते होगे, है ना, स्पेसिफिक टू समथिंग, इसे समझ में आता होगा। यहां भी वही मतलब है यहाँ पे, ठीक। तो लिखो एग्जॉस्टिव में ए सेट ऑफ इवेंट्स, ए सेट ऑफ इवेंट्स, इसमें लिखो एग्जॉस्टिव में ए सेट ऑफ इवेंट्स इज सेड टू बी a set of events is said to be exhaustive
said to be exhaustive, comma, if the occurrence of random experiment, if the occurrence of random experiment cannot fail to yield at least one of them, at least one of them, ठीक है. So if E1, ठीक है, union E2 union E3 union dot 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 union En equal to S, then E1 E2 E3 dot 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 En are said to be exhaustive event. On throwing occurrence of a number less than 5, एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या है? जनरली सिंपल टर्म में समझो, सिंपल टर्म में जो एग्जॉस्ट मतलब कंप्लीट कर दे पूरा सैंपल स्पेस को, मतलब अगर इवेंट होगा तो उसमें से ही होगा, और हाँ और कुछ नहीं. इसलिए देखो इसका एक्चुअली जो डेफिनेशन था ना बहुत लंबा करके था बुक में, हम पूरा उसको शॉर्ट बना के पूरा अपना ही लैंग्वेज लिख दिए. ठीक है, तो ए सेट ऑफ इवेंट्स इज सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ अकरेंस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन नॉट फेल टू यील्ड एटलीस्ट वन ऑफ देम. ठीक है, मैं शॉर्ट में और इसको अपना ढंग का बना दिया. ये बता रहा हूं कहने का मतलब कि अगर E1 E2 E3 एटसेट्रा अप टू En ये सब एग्जॉस्टिव इवेंट हैं, तो अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा तो निश्चित रूप से इनमें से कोई एक आउटपुट होगा ही. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस प्रकार से एक अकरेंस ऑफ नंबर लेस देन 5, अकरेंस ऑफ नंबर लेस देन 2, अकरेंस ऑफ इवन नंबर, ठीक है, ऐसा करके तीन हम है ना 3 इवेंट हम देखते हैं, तो क्या इन तीनों का यूनियन जो है सो सैंपल स्पेस दे रहा है? अगर हम पासा को 3 बार या 4 बार फेंकेंगे तो निश्चित रूप से इनमें से है ना एक के होने के चांसेस होंगे निश्चित रूप से. अगर हम एक बार पासा फेंके वो इसका पार्ट होगा या इसका पार्ट होगा या इसका पार्ट होगा. अगर हम पासा फेंके उस पर 1 आ गया, क्या इसका हिस्सा है? अगर हम पासा फेंके 6 आ गया, क्या इसका हिस्सा है और इसका हिस्सा है? हम पासा फेंके 3 आ गया, क्या इसका हिस्सा है इसका हिस्सा है? ठीक है, तो अगर हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा
तो निश्चित रूप से इनका एक हिस्सा होगा। अब देखो यहां पर देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या डिफरेंस हो गया, 1 2 और 5 6। अगर हम पासा फेंके और 3 आ गया, न E1 का हिस्सा न E2 का हिस्सा। अगर हम पासा फेंके और ना उसमें 3 आ गया, 4 आ गया मान लो, तो इसका हिस्सा है नहीं, इसका हिस्सा है नहीं, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ कि हमको ऐसा भी मिल सकता है, सैंपल स्पेस का वो सैंपल पॉइंट भी मिल सकता है जो किसी भी इवेंट का हिस्सा ना हो। और एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब हम अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कभी भी सैंपल पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता है जो इनमें से किसी एक का हिस्सा ना हो, होगा ही। एग्जॉस्टिव का मतलब एग्जॉस्ट कर देता है, मतलब कंप्लीट कर देता है, मतलब हमारा सारा सैंपल पॉइंट आने के चांसेस हो ही जाएंगे। एग्जॉस्ट मतलब अब नहीं बचेगा इसके बाद। जितने तुम इसमें n नंबर ऑफ डिफाइन कर सकते हो तरीकों को, n नंबर ऑफ इवेंट्स क्रिएट कर सकते हो, जिसका यूनियन जो है सो अब देखो यहां पर इन दोनों का यूनियन क्या सैंपल स्पेस देगा? नहीं देगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दोनों एक तरह से हम 1 2 5 और 6 दे रहे हैं, 3 और 4 गायब है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव में यूनियन करेंगे तो ये जरूरी नहीं कि सैंपल स्पेस दे, पर इसका जब भी हम यूनियन करेंगे 1 और 2, खास तौर से इन दोनों का देखो, ठीक है, वो सैंपल स्पेस देगा। क्या ये दोनों दे देगा सैंपल स्पेस, E1 और E2? हाँ, तो तीसरा को अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, पहले रहने दो, है ना। मान लो कि हम इवेंट नंबर लाना चाह रहे हैं, एक ऐसा इवेंट भी क्रिएट कर रहे हैं कि हम इवेंट नंबर लाना चाह रहे हैं, है ना, तो वो भी इसका हिस्सा हो रहा है। तो एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है? निश्चित रूप से सारा सैंपल पॉइंट उसमें दे देगा। ये क्लियर हुआ? नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी भी हो सकती है, इसलिए तो ये लिखा हूं मैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव में सैंपल स्पेस से हम n नंबर ऑफ इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। गिवन सम, अब फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग है सो यहां पर एक डाई थ्रो कर रहे हैं, हम दो डाइस भी तो थ्रो कर सकते हैं, 3 डाइस भी तो थ्रो कर सकते हैं। जब 2 डाइस थ्रो करेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस कितना बढ़ जाएगा? 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 36। 3 डाइस फेंकेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 216। सैंपल स्पेस हम बढ़ा सकते हैं, और जब इस प्रकार से सैंपल स्पेस बढ़ाएंगे तो फिर उसके कारण क्या होगा? हमारा जो नंबर ऑफ इवेंट्स भी है वो हम बहुत प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए इसको इवन EN करके मैं इसे डिनोट किया हूं। और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब हम इस प्रकार से इवेंट को डिजाइन करें कि जब उनका यूनियन करें तो कोई भी सैंपल स्पेस बचने ना पावे, कोई भी सैंपल पॉइंट बचने ना पावे। अगर बच गया तो हम इसमें एग्जॉस्टिव इवेंट को डिफाइन ही नहीं किए। अगर हम उसको डिजाइन करें, जैसे मान लो 36 हो गया, 36 सैंपल पॉइंट हो गया, 2 डाइस फेंक रहे हैं, 36 सैंपल पॉइंट हो गया। अब ऐसे में हम इस प्रकार से दोनों इवेंट को या 3 इवेंट को या 4 इवेंट को डिफाइन करें कि अगर 2 या 3 या 4 या जितने भी इवेंट्स हैं सबका जब यूनियन करेंगे तो सैंपल स्पेस दे दे। यदि सैंपल स्पेस नहीं दे पा रहा है तो वो फेल कर जाएगा, तब तब वो एग्जॉस्टिव नहीं कहा जाएगा। और यदि उसका यूनियन करेंगे और सैंपल स्पेस दे देगा तब वह एग्जॉस्टिव कहा जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया? हमको क्लियरली यही मतलब होना चाहिए, ये और ये। जब यूनियन करें तो सैंपल पॉइंट दे दे, सैंपल स्पेस दे दे, सारे सैंपल पॉइंट मिल जाए। जब यूनियन करें तो सैंपल स्पेस मिले, जब यूनियन करें तो सैंपल स्पेस मिले। जब इंटरसेक्शन करें नल सेट मिले, जब इंटरसेक्शन करें नल सेट मिले, एक भी उसमें ना हो। म्यूचुअली बताओ, एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव नहीं, एग्जॉस्टिव में म्यूचुअल वर्ड नहीं होता है। एग्जॉस्टिव में म्यूचुअल वर्ड नहीं लगाना चाहिए। म्यूचुअली इसीलिए क्योंकि इनमें एक दूसरे में रिलेशन रखता है। क्या रिलेशन? एक जीरो वाला। इसमें क्या है, कुछ कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम चाहे तो कॉमन रख भी सकते हैं, चाहे तो कॉमन नहीं भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर ऐसा बनाते कि नंबर लेस देन 4,
इसमें बनाते हैं नंबर लेस देन 3, नंबर ग्रेटर देन 3। तो नंबर लेस देन 4 में 1 2 3 होता, नंबर ग्रेटर देन 4 में, नंबर ग्रेटर देन 3 में 4 5 6 होता। कोई कॉमन है? इसलिए म्यूचुअली वर्ड नहीं लगाते हैं, क्योंकि इनमें आपस में कोई रिलेशन हम नहीं बना सकते। इसमें ये रिलेशन है कि कोई इंटरसेक्शन, हाँ रिलेशन इसके संदर्भ में है, सैंपल स्पेस पुराना है हमको इसके रिलेशन में, इसलिए म्यूचुअल वर्ड इसमें नहीं जोड़ते। एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो इवेंट्स होंगे जिनके यूनियन हमें सैंपल स्पेस दे दें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वे इवेंट होंगे जिनमें कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन ना हो। क्लियर हुआ? E2 और E3 नहीं हुआ, ये दोनों नहीं होगा, ये तीनों है, ये दोनों है, पर ये और ये नहीं है, क्योंकि इन दोनों में क्या है, 5 नहीं है कॉमन। ठीक है, ये और ये नहीं है, क्योंकि इन दोनों में एक कॉमन नहीं है। समझ गया ना? तुम अगर साइड नोट में यह भी लिख सकते हो कि E1 एंड E2 आर म्यूचुअली, सॉरी, E1 E2 आर एग्जॉस्टिव, E1 E2 एंड E3 आर एग्जॉस्टिव, but E1 and E3 are not exhaustive, E2 and E3 are not exhaustive। ऐसे करके एक नीचे में नोट करके खुद से लिख लो। ठीक है, ऐसे लिखो उसके नोट्स में, E1 and E2 are exhaustive events, ये लिख लो, उसके नीचे नोट में लिख लो जो मैं लिखा रहा हूं, या खुद से ही ऐसे लैंग्वेज बात। इवेंट्स ऐसे होने चाहिए जो एग्जॉस्ट कर दे। एग्जॉस्ट का मतलब सैंपल स्पेस के सारे पॉइंट्स को ले ले। सैंपल स्पेस के सारे पॉइंट को खत्म कर दे, मतलब लेके, मतलब उसमें कंप्लीट कर ले, यूनियन करके। नोट में लिखो, खुद से लिखो तो, फिर बताना क्या लिखे हो।
नोट में लिखे रिशु, क्या लिखे नोट में? E1 and E2 are exhaustive event, है ना, but E1 and E3 और E2 and E3 are not exhaustive. ये लिख लो। E1 and E2, ठीक है, are exhaustive event, कॉमा E1, E2 and E3 are exhaustive event, ठीक है, but E1 and E2 और E2 sorry E1 and E3 और E2 and E3 are not exhaustive. ये तीनों एग्जॉस्टिव हैं, पहला दोनों आपस में मतलब पहला दोनों मिलकर एग्जॉस्टिव इवेंट्स बन जाएगा, पर पहला का तीसरे के साथ या दूसरा का तीसरे के साथ एग्जॉस्टिव नहीं बन पाएगा। अब लिखो प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, टर्मिनोलॉजीज जो प्रोबेबिलिटी में आएंगे। अब लिखो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बोलो तो क्या डेफिनेशन होगा तुम लोग अपने हिसाब से? हाँ बोलो। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। टेल मी व्हाट इज प्रायोरी प्रोबेबिलिटी? नाइन्थ टेंथ में पढ़े हो? शुद्ध हिंदी में प्रायिकता कहते हैं, प्रोबेबिलिटी का शुद्ध हिंदी प्रायिकता कहा जाता है, ठीक है। अरे नॉर्मल बताओ ना, तुम लोग तो इतना पढ़े होगे, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, हो गया। ये तो पढ़े होगे ना, 9th में वही पढ़े, 10th में वही पढ़े, अभी भी वही पढ़ोगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय number of total outcomes, all possible outcomes, number of sample space, number of sample points, number of this that फलाना, ठीक है, लिखो फलाना ठिकाना। प्रोबेबिलिटी में लिखो इट इज द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ, इट इज द न्यूमेरिकल मेजर, कहीं तो जाओगे मेरे स्टूडेंट हो, कुछ अच्छा, जब तक कुछ अच्छा नहीं हो तो। इट इज द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, इट इज द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ ए फेवरेबल इवेंट, ऑफ ए फेवरेबल इवेंट टू अकर in a random experiment. Certainty of a favorable event, of a favorable event to occur in a random experiment. In a random experiment. हो गया, कितना सिंपल है, ठीक है। हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में किसी फेवरेबल इवेंट के होने के, है ना, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी के न्यूमेरिकल मेजर को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कोई एक ना सुनो, कोई इवेंट होगा, कोई फेवरेबल इवेंट है, मेरे जीतने के चांस पासे में 1 आ जाने से होगा, ये मेरा फेवरेबल इवेंट है, ठीक है। और डिग्री ऑफ सर्टेनिटी क्या है?
1/6 चांस, 6 पासे पलट सकते हैं, पासे पलटेंगे और 1/6 चांस, मतलब क्या 6 राउंड में हमको जीतने के चांस मिल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी 1/6 है, रियल लाइफ में नहीं जुड़ा रहता है, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि हमारा 1/6 जो है, 1/6 कितना परसेंटेज हुआ, कोई बता सकते हो? हाँ, समथिंग लाइक दैट, है ना, 16.67676666666 ऐसे हुआ ना, मे बी, आई डोंट नो, 1696, हाँ 16.66666 इतने, हाँ ओके। तो इतने परसेंटेज हम चांसेस लेके घूमते हैं, और अगर पॉइंट पे बताइए तो फ्रैक्शन में प्रोबेबिलिटी कितना हुआ, 0.1666666, ठीक है। तो न्यूमेरिकल मेजर ऑफ डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ ए फेवरेबल आउटकम इन रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये इसका फुल डेफिनेशन हुआ। इसमें लिखो, लेट ई बी एन इवेंट, let E be an event. The probability of whose occurrence is to be calculated from the sample space S, then probability PE equal to NE divided by NS, number of outcome, number of total देखो लिखो, नोट पहला, probability of impossible event, probability of range of probability 0 less than equal to PE less than equal to 1, जो फ्रैक्शन है जो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ओके। पॉइंट नंबर 4, probability of ओसी मतलब आउटकम, ओसी का मतलब आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम।
टोटल टोटल। अरे जब इंजन ब्लो हो जाता है ना, जो ड्रैग रेसिंग होती है उसमें मतलब एक्सेलरेटर बहुत ज़्यादा जला देते हैं, तो उसके कारण नाइट्रस जो होता है ना वो इंजन को ब्लो कर देता है, तो गाड़ी धड़ी की धड़ी रह जाती है। उस वक्त को कहते हैं टोटेल्ड। टोटेल्ड, हाँ ये सभी वर्ड है। हम तो गलत ही लिखे थे, वो भी नहीं था, हम तो टोटल लिख दिए थे। वो टोटेल्ड होता है। हाँ फिर भी खड़े हैं तुम लोगों के बीच में, देखो। इस बार ज्यादा का चुना लगेगा मेरा। क्या चल रहा है मेरा भाग के साथ पता नहीं। हाँ ताकि जान ही निकल जाए। अभी तो साइकिल है जो कम स्पीड में रहता है, तो पता नहीं बच जा रहे हैं किसी तरह से। उसके बाद हवा में चले जाएंगे नहीं। घर पे फोन किया, बोला एक्सीडेंट हो गया फिर से। पापा बोलते हैं सीधा मरले ना जिंदे थे। उनका यही डायलॉग रहता है, मर क्यों नहीं गए तुम। क्योंकि इस तरह के डैमेज का भरपाई तो पापा ही करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत गुस्सा आ गया, फिर बाद में फिर मान गए, बोले ठीक है रुक जाओ कुछ दिन। तो अभी वैसे ही अभी बिना इलेक्ट्रिक मोड में चल रहा है साइकिल। हाँ अरे पता नहीं वो कौन सा अट्रैक्शन पॉइंट है, यही कोचिंग नहीं दूसरे कोचिंग के भी बच्चे वहीं पे जाके खड़ा होते हैं। नहीं बहुत जगह है भाई धूप में खड़ा होने के लिए, मैं देखता हूँ बहुत जगह है वहाँ। बाहर भी खड़ा हो सकते हैं, वो खास तौर से एक एरिया है। मैं हमेशा देखो, मैं जितनी बार जाऊंगा ना वहाँ और साइकिल का देखूंगा, या तो गियर चेंज होगा या नहीं तो कुछ ना कुछ उसका है सो चेंज ही रहता है, कुछ अपने जगह से वो हिला रहता है। टच कोई नहीं करेगा तो गियर कैसे चेंज हो जाएगा अपने आप। तुम लोग नहीं, बस दूसरे कोचिंग के लोग बच्चे भी जो है ना कुछ वो odds इन फेवर ऑफ द इवेंट एंड, हाँ हाँ कुछ ना कुछ चल ही रहा है। odds अगेंस्ट द इवेंट। let A be the number of favorable, यहाँ पे लिख लेना ओसी का मतलब आउटकम है, बाद में हमको गाली मत देना सर क्या क्या पढ़ा देते हैं। outcomes, let A be the number of favorable outcomes of an event, let B be the
ये लिख लिए ना, नोट लिख लिए, मिटाओ ना इधर में। अरे इसको एक स्टार पॉइंट बना दो, ये मैं कुछ लिख दिया हूं जो काम का है। odds against E, odds against E equal to ये नया कंसेप्ट है, ये प्रोबेबिलिटी से अलग होता है। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट, ये वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही होता है ना, ये 0 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट, ये कहता क्या है वो समझाएंगे, पहले लिखो यहां तक। गजब। एक स्टूडेंट था, इतना फास्ट बोर्ड से कॉपी करता, इतना फास्ट बोर्ड से कॉपी करता था। हाँ मतलब मेरा फुल स्टॉप उसका फुल स्टॉप। कैसे? वो नजर रखता था बोर्ड पे, लिखता था नीचे, एक बार भी नीचे नहीं देखता। गजबे टैलेंट था, मतलब स्ट्रेट में वो जो गलत लिख देगा लाइन से अलग हट के, कुछ भी नहीं। वो बचपन से धीरे धीरे करके उतना ऐसा हैबिट डेवलप कर लिया था। हैंड राइटिंग भी उसका गजब था। ये भी कहेंगे कि हाँ गलत लिख रहा है, या कभी कभी तो मैं बोर्ड पे जैसे मिस कर देता था, जैसे कि वो लिख लिया था, वो उतना सही, इवन कि वो भी सही लिखता था, स्पेलिंग भी सही। उसका टैलेंट अलग लेवल का था। वो हम ऐसा लड़का फिर नहीं देखे दोबारा कभी।
और हमेशा फर्स्ट बेंच या सेकेंड बेंच पे बैठता है। अच्छा था, चलो ठीक है। लिख लिए? मैं लेट लतीफ हूं। स्पीड पकड़ो, स्पीड पकड़ो। जाते हैं, देखो, odds इन फेवर ऑफ एन इवेंट, odds अगेंस्ट द इवेंट। हम जब रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारा कोई फेवरेबल आउटकम होता है जो अपने हिसाब से हम लेते हैं, ठीक है। उससे जो बच गया जितना भी सैंपल पॉइंट है उसको क्या लिखेंगे? कंप्लीमेंट्री। तो एक तरह से हम कंप्लीमेंट्री को अगेंस्ट में डाल देते हैं और फेवरेबल को इन फेवर डाल देते हैं। तो फेवरेबल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन आवर फेवरेबल सेट, उसको हम क्या लिखेंगे? एन ऑफ ई। यहां पर नहीं लिखाएगी तो एन ऑफ ई एंड, है ना। तुम यहां पे ये समझ लो कि ए क्या है, यहां पर ए है एन ऑफ ई, बी क्या है? एन ऑफ ई डैश, समझे। तो मान लो हमको, जैसे कि लूडो खेल रहे हैं, लूडो में जो है सो एक है सो होम में अपना गोटी रखा हुआ है, हमको 6 आएगा और 6 के बाद 4 आ जाएगा तो हम पार्टिकुलर जो हमारे सामने उसको हम काट पाएंगे। तो मेरा कॉम्बिनेशन कैसे चाहिए? 6 एंड 6 सक्सेशन में आना चाहिए, है ना। तो अब क्या हो गया? 6 आ गया, हम खेले 6 आ गया। अब हमारे पास 1/4 का चांस है, तो हमारा 6 एंड 4 दैट इज हमारा फेवरेबल आउटकम है, 6 एंड 4। इसके अलावा जितने भी 35 है हो गए हमारे, वो सब क्या हो जाएंगे? ऑड्स अगेंस्ट हो गए, है ना। तो 1/36 ये हमारा प्रोबेबिलिटी इन फेवर, 35/36 अगेंस्ट हो गया। तो इसमें हम सैंपल पॉइंट कैसे देखेंगे? एक सैंपल पॉइंट है 6 और उसके बाद 4 आना, पहले 6 आना उसके बाद 4 आना। इन्हें की खेले या पहले 4 आ गया? अरे यार, इससे पहले 6 आना था, है ना। तो पहले 6 आना और तब 4 आना, ये एकमात्र सक्सेशन है, यही हमको चाहिए। और बाकी 35 क्या हो गए? वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि मेरा काम उसको उड़ाना। तो हमारा जो फेवरेबल हो गया, हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 1। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1। ऑड्स अगेंस्ट क्या हो गया? 35। तो ऑड्स इन फेवर क्या होगा? ऑड्स इन फेवर होगा 1/35। ऑड्स इन फेवर क्या होगा? 1/35। हाँ, ऑड्स अगेंस्ट क्या हो जाएगा? 35 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, यानी कि 35। तो ऑड्स अगेंस्ट का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। ऑड्स अगेंस्ट हो गया हमारा 35 और ऑड क्या हो गया? ऑड्स इन फेवर हो गया हमारा 1/35। ऑड्स इन फेवर उसका उल्टा होता है, ठीक है। तो अब ऐसे में तुमको ये करके पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू अकर, और तुमको क्या दे देगा क्वेश्चन में कि हमारे पास इन फेवर चांसेस 2 हैं, है ना, और नॉट इन फेवर चांसेस जो हैं वो 34 हैं, ठीक है। मान लो हमारा है ना दो जगह गोटी सेट है, या तो 4 आए या फिर मान लो कि 5 आए। एक होम पे है, एक दूसरे होम पे है, और दोनों जगह पे हैं, दो अपोनेंट है। दोनों में 4 आएगा या 5 आएगा, दोनों में से किसी को, है ना, उड़ा देंगे। अब ऐसे में क्या होगा? हमको 4 या 5 दोनों में से कोई भी आ जाएगा, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसे में क्या हो जाएगा? कोई प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा तब क्या बताएंगे ऑड्स इन फेवर का? हाँ, 2/34 प्लस 2 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 36। जब प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा तो हम क्या करेंगे? हमारा फेवरेबल क्या है? 4 या 5, दोनों में से कोई भी आएगा, हमारा काम बन जाएगा। तो ये हो गया 2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? इस प्रकार से हम काउंट करेंगे, ठीक है। जब प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो कंसेप्ट इस प्रकार से है कि नॉट इन फेवर और फेवर दोनों के आउटकम्स को जोड़ देंगे, क्योंकि ये बताता है सैंपल स्पेस। ए प्लस बी क्या बताएगा? सैंपल स्पेस। और ए क्या बताएगा? इन फेवर और नॉट इन फेवर। ए बताएगा इन फेवर और बी बताएगा नॉट इन फेवर।
तो इस प्रकार से मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हें इन फेवर और नॉट इन फेवर करके दे देगा कि हमारे इन फेवर इतने चांसेज हैं, नॉट इन फेवर इतने चांसेज हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताइए। तो सैंपल स्पेस तो दिया नहीं है ये, अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों के चांसेस को जोड़ देंगे, वो बन जाएगा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का स्ट्रेंथ मिल जाएगा हमें, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स मिल जाएंगे, एस इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, जो कि a प्लस बी है, और उसको हम फिर डिवाइड कर देंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। अब तक सब क्लियर हो गया? तो अभी तक ये इसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये जानोगे उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी शुरू कर पाएंगे। इतना में कंफर्टेबल हो? अब शुरुआत करें एग्जांपल्स का। ओम श्री गणेशाय नमः, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। क्या? एग्जाम्पल नंबर 1, three unbiased coins are tossed once. What is of getting पहला all heads, दूसरा two heads, तीसरा one head, चौथा at least one head, पांचवा at most one head, छठा at least two heads। चलो बताओ। I think you should be able to solve this question because this is basic and very easy। इसका सैंपल स्पेस बताओ और तब सॉल्व करो। ओके, तो यहां पर सैंपल स्पेस क्या है? S इक्वल टू एच 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 टी एच, रुको रुको रुको, एच एच टी एच टी एच एच टी टी, उसके बाद टी एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो गया? 8, ठीक है। पहला ऑल हेड है, एक हुआ, पहला का आंसर क्या होगा? 1/8। मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूं। दूसरा टू हेड्स, दो हेड कहां कहां है? 1 2 3, 3 है, दूसरा क्या होगा? 3/8। तीसरा वन हेड, वन हेड कहां कहां है? 1 2 3, तो क्या होगा? 3/8। उसके बाद चौथा एटलीस्ट वन हेड, तो इसमें 3 हेड, 2 हेड और 1 हेड, तीनों काउंट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7/8। एट मोस्ट वन हेड, अधिक से अधिक 1 हेड हो, ठीक है, अधिक से अधिक 1 हेड हो, 1 से 0 और 1 वही ना हुआ, एट मोस्ट वन हेड, तो 1 2 3 4,
तो 4/8 यानी कि 1/2। और 5 में एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, तो 2 या 2 से अधिक हेड, 1 2 3 4, ये भी होगा 1/2। हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल। अरे इजी है, इजी है। हाँ, एटमोस्ट मतलब ना अधिक से अधिक 2 या 2 से कम, सॉरी एटलीस्ट एटमोस्ट 1 या 1 से कम, 0 और 1, 0 और 1, एटमोस्ट 1 मतलब 1 तक पहुंचना है, 1 से कम भी चलेगा, ठीक है। 0 और 1, 0 और एग्जाम्पल नंबर 2, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ two unbiased dice, find the probability of obtaining पहला ए टोटल ऑफ 8, दूसरा ए डबलेट, तीसरा एन इवन नंबर एज द सम, चौथा ए प्राइम नंबर एज द सम, पांचवा ए मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, छठा ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, सातवां ए डबलेट ऑफ ऐसा लिख दें, 8 पार्ट है में केवल, तुरंत बन जाएगा, बस गिनना है। चलो ठीक, अब एच लिखे थे, एक और दे देते हैं, दे दें, कोई दुख दर्द नहीं ना, दुख दर्द समस्या परेशानी झंझट, हाँ अरे ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 अनबायस्ड, एक बार में, मैं बता रहा हूं पहले सुनो ना, ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 अनबायस्ड डाई, 2 अनबायस्ड डाइस को एक साथ फेंक रहे हैं और 2 हैं, ये टोटल मतलब क्या 2 हैं, दोनों पे जोड़ेंगे, हमारा सैंपल स्पेस ऑर्डर्ड पेयर में बनेगा। अब समझ में आ रहा है, तो उस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होगा, सेकंड एलिमेंट होगा, उन दोनों एलिमेंट का सम होगा, और वो जो सम होगा वो 8 होना चाहिए। अब क्लियर हुआ? सैंपल स्पेस कैसा बनेगा? 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, नेक्स्ट 2 1, 2 2, नहीं तुमको फील कराना पड़ेगा ना, इमेजिन कराना पड़ेगा, तब चलेगा बात। एग्जाम्पल नंबर 3, फ्रॉम अ वेल
shuffled deck of 52 cards. A card is drawn at random. Find the probability of getting पहला एन एस, दूसरा ए हार्ट, तीसरा एन एट ऑफ हार्ट, चौथा ए क्लब, पांचवा ए रेड कार्ड, छठा ए फेस कार्ड, सातवां ए डायमंड, आठवां ए जैक, नौवां अ ब्लैक कार्ड। हाँ बोलो बोलो। ओके हो गया, इसको भी होमवर्क में रखो। जो बेसिक लेवल है ना वो मैं होमवर्क में दे देता हूँ, नहीं आप रहने दो। कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स तो तुम लोग 9th 10th में नहीं पढ़े होगे, कम्प्लीमेंट्री नहीं पढ़े हो। कम्प्लीमेंट्री इवेंट वो तो सेट के रूप में ना आया है, इंट्रोडक्शन। रहने दो, अब ये दोनों क्वेश्चन दे दिए थे, मतलब आज ही डिस्कस करते और हम इसको जो है सो आज डिस्कस करके क्लास को क्लोज करने का प्लान किए थे, ठीक है। अब इसको हम जो है होमवर्क में दे रहे हैं और कल हम आएंगे तो कम्प्लीमेंट्री सेट से स्टार्ट करेंगे क्लास को। कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑन कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, है ना, वहां से क्लास को बिगिन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।